सल्तनत शमसाबाद मशरक की एक शानदार सल्तनत थी। ये सरसब्ज़ व शादाब मैदानों, दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों और ऊंचे महलों के सबब मशहूर थी। लोग कहते थे कि शमसाबाद में खुशहाली की बहार हमेशा रहती है। खेतों में सोना उगता था, बाजारों में जिंदगी रवा रहती थी और फ़नून लतीफ़ा में ये सल्तनत पूरे इलाके पर फौकियत रखती थी। इस सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान फखरुद्दीन निहायत बहादुर और आदिल बादशाह था। रियाया उसे दुआओं में याद करती, क्योंकि वो इंसाफ में सख्त और रहम में नर्म दिल था। लेकिन सल्तनत की इस खुशहाली और ताकत के बावजूद महल के अंदर एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरा। ये जख्म था बादशाह का उकलूता बेटा शहजादा अजलान, जो 5 बरस की उम्र में गुम हो गया था। शहजादे की गुमशुदगी वो दिन यादगार और हौलनाक था। महल के बाग में शहजादा खेल रहा था। मलका अपने कमरे की खिड़की से बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक शहजादे की हंसी खामोश हो गई। खादमाएं दौड़ती हुई बाग में पहुंचें, लेकिन वहां शहजादा मौजूद न था। बस एक छोटा सा खिलौना घोड़ा जमीन पर पड़ा था। फौज को हुक्म दिया गया कि पूरे शहर और गर्दो नवा में तलाश करो। पहाड़, दरिया, जंगल सब छान मारे गए, लेकिन शहजादा कहीं न मिला। कुछ लोगों ने कहा शायद डाकू उठा ले गए। कुछ ने कहा कि कोई दुश्मन सल्तनत को कमजोर करने के लिए बच्चा चुरा ले गया है। मलका रोज रातों को रोती और कहती, मेरे बेटे को मुझे वापस ला दो, वरना ये ताज और तख्त मेरे किस काम के। सुल्तान फखरुद्दीन ने अपनी ताकत और दौलत सब लगा दी, मगर कोई सुराग न मिला। साल पर साल गुजरते गए। शहजादे की याद महल में हर पल ताजा रहती, लेकिन उम्मीद मांद पड़ने लगी। सल्तनत की फजा वक्त गुजरता गया। शहजादे की गुमशुदगी को 10 साल हो गए थे। सल्तनत अपनी जगह कायम थी, राया खुशहाल थीं, लेकिन बादशाह के चेहरे की मुस्कुराहट गायब रहती। दुश्मन ममालिक अक्सर तंज करते, शमसाबाद के पास फौज है, दौलत है, मगर वारिस नहीं। वजीरों को भी फिक्र थी कि अगर सुल्तान के बाद कोई जानशीन न हुआ तो सल्तनत में खाना जंगी छुड़ सकती है। बादशाह ये सब जानता था, लेकिन दिल से कहता, अजलान जिंदा है, एक दिन जरूर लूटेगा। मलका अक्सर दरबार के कमरे में शहजादे का खाली झूला देखकर आंसू बहाती। बादशाह उसे तसल्ली देता, मगर खुद भी तन्हाई में टूट जाता। नई कहानी की शुरुआत। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने बरसों पुरानी कहानी को नया मोड़ दिया। सल्तनत की सरहद पर एक गिरोह ने डाका डाला। डाकू निहायत जालिम थे। गांव जलाने लगे और औरतों को कैद करने लगे। बादशाह ने अपनी फौज भेजी। जंग के दौरान फौजियों ने देखा कि एक अजनबी नौजवान आम कपड़ों में मगर बहादुरी से डाकुओं के सामने डटा हुआ है। इसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी, लेकिन उसके वार बिजली की तरह तेज थे। वो तन्हा ही डाकुओं के सरदार को पिछाड़ रहा था। सिपाही हैरान रह गए, ये कौन है जो आम लिबास में होकर भी शहजादों जैसी जंग लड़ रहा है। जंग खत्म हुई। डाकू पसपा हो गए। फौजियों ने उस नौजवान को पकड़ा और दरबार में ले आए। बादशाह ने नौजवान को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। चेहरे की साख्त, चलने का अंदाज, कुछ ऐसा था कि बादशाह के दिल में बरसों पुरानी याद ताजा हो गई। बादशाह ने पूछा, नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है और कहां के रहने वाले हो? नौजवान ने झुककर कहा, मैं एक यतीम हूं हुजूर। मुझे बचपन में एक बुजुर्ग ने जंगल के किनारे पाया और पाला। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि मेरा नाम अजलान है। ये नाम सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। वजीर एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह के लब कांपने लगे। सहदुम, राज और तलाश की गहराई।
दरबार में जब नौजवान ने अपना नाम अजलान बताया तो पूरे महल में जैसे सन्नाटा छा गया। मलका की आंखों में आंसू भर आए। वो बेख्तिर बोली, जहां पनाह, यही तो वो नाम है जो हमने अपने गुमशुदा बेटे को दिया था। लेकिन वजीरों ने फौरन मलका को टोका, मोहतरमा, जज्बात में बहकने से हकीकत नहीं बदलती। नाम सिर्फ एक इत्तिफाक भी हो सकता है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बादशाह ने सर हिलाया। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में करते हुए कहा, नौजवान, हमें बताओ तुम्हारी परवरिश किसने की, कहां पिले बड़े? नौजवान ने कहा, हुजूर, एक बुजुर्ग मुझ पर साया किए रहे। उन्होंने कभी मेरा माजी नहीं बताया। बस इतना जानता हूं कि वो मुझे बचपन में एक दरिया के किनारे मिले थे। उनका कहना था कि शायद मुझे किसी ने छोड़ दिया था या हालात ने जुदा कर दिया। मैंने उनसे ही तलवारबाजी सीखी और उन्हीं से अखलाक। लेकिन 2 बरस पहले वो बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए। तब से मैं तन्हा हूं। ये सुनकर बादशाह के दिल में उम्मीद की करन जागी। मगर वजीरों ने फिर एतराज किया, जहां पनाह, ये महज कहानी हो सकती है। कहीं ये दुश्मन की साजिश न हो। कोई दुश्मन अपने सिपाही को आपके बेटे के रूप में भेज सकता है ताकि सल्तनत पर कब्जा कर ले। बादशाह ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम्हारी बात बजा है, मगर मेरे दिल की धड़कन मुझे कह रही है कि ये नौजवान कुछ और है। हकीकत जांचना होगी। पहली जांच, शहजादे की निशानी। मलका ने याद दिलाया, जहां पनाह, शहजादे के दाएं कंधे पर एक नन्हा सा चांद का निशान था। अगर ये वाकई हमारा बेटा है तो उसके जिस्म पर वो निशान जरूर होगा। बादशाह ने हुक्म दिया। नौजवान को बुलाया गया। जब उसके कंधे को देखा गया तो वाकई वहां वही छोटा सा चांद का निशान था। मलका बेइख्तियार चीख उठी, यही है मेरा बेटा, मेरा अजलान। लेकिन वजीर फिर भी मुतमईन न हुए। निशानी तो इत्तफाक भी हो सकती है, हमें मजीद यकीन चाहिए। बादशाह ने फैसला किया कि वो नौजवान को मजीद इम्तिहानात में डालेगा। दूसरा मोड़, दुश्मनों की चाल। उसी दौरान सल्तनत का पुराना दुश्मन बादशाह जुमरत खान शमसाबाद पर नजर रखे हुए था। जब उसे खबर मिली कि शमसाबाद के बादशाह ने एक अजनबी नौजवान को अपना बेटा मानने की बात शुरू कर दी है तो वो हंसने लगा। यही वक्त है। अगर मैंने उसे शहजादा तस्लीम न करने दिया तो रियाया में इंतशार फैल जाएगा। जुमरत खान ने अपने जासूसों को भेजा कि नौजवान के बारे में झूठे अफसाने फैलाओ। कहीं कहा गया कि वो दरअसल डाकुओं का सरदार था। कहीं कहा गया कि उसने कई गांव लूटे हैं। अवाम में शुकूक पैदा होने लगे। बादशाह ने यह सब सुना तो गुस्से से कहा, यह सब दुश्मन की चाल है, मैं खुद अपने बेटे को परखूंगा। दूसरा इम्तिहान, इल्म व हिकमत। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, हम नौजवान अजलान को 3 सवालात देंगे। अगर ये उनका दुरुस्त जवाब देगा तो ये जाहिर होगा कि उसके खून में बादशाहत की अक्ल दौड़ती है। वजीर ने पहला सवाल पूछा, अगर सल्तनत में कहत पड़ जाए और रियाया भूख से मरने लगे तो बादशाह को क्या करना चाहिए? नौजवान ने कहा, बादशाह को सबसे पहले अपने खजाने के दरवाजे खोल देने चाहिए। रियाया की भूख मिटाना ताज के जेवर से बढ़कर है। अगर रियाया जिंदा ना रही तो सल्तनत किस पर हुकूमत करेगी? दरबार में सब ने सर हिलाया। ये जवाब बिल्कुल वही था जो सुल्तान फखरुद्दीन खुद अक्सर दिया करता था। दूसरा सवाल वजीर खजाना ने किया, अगर दुश्मन हमला करे तो क्या खजाने को बचाना ज्यादा अहम है या रियाया को? नौजवान ने कहा, खजाना दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर रियाया मर जाए तो सल्तनत खत्म हो जाती है। बादशाह का पहला फर्ज अपनी रियाया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा सवाल वजीर जंग ने किया, बहादुरी ज्यादा अहम है या रहम? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहादुरी के बगैर सल्तनत टूट जाती है और रहम के बगैर सल्तनत जुल्म में बदल जाती है।
दोनों का तवाजुन बादशाह के ताज का हकीकी जेवर है। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। वजीर आपस में सरगोशी करने लगे। ये तो बिल्कुल बादशाह जैसा सोचता है। मलका की आजमाइश। मलका अब मजीद सब्र ना कर सकी। उसने नौजवान को गले लगा लिया और कहा, मैं अपनी ममता की कसम खाती हूं, ये मेरा बेटा है। कोई दलील, कोई शक इस हकीकत को बदल नहीं सकता। अजलान ने चंद सिपाहियों के साथ जंगल का रुख किया। वहां घुमसान का रन पड़ा। डाकुओं ने घात लगा रखी थी, लेकिन अजलान ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। उसने न सिर्फ अपने साथियों को बचाया, बल्कि डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार करके दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने यह मंजर देखा तो फख्र से मुस्कुरा दिया। ये बहादुरी किसी आम नौजवान में नहीं हो सकती। ये शहजादे के खून की पहचान है। दूसरा मरहला, रियाया का फैसला। अब बादशाह ने दूसरा इम्तिहान तरतीब दिया। उसने अजलान को गांव भेजा, जहां रियाया को उससे शिकायत और दरखास्तें पेश करनी थीं। गांव के लोग आए और बोले, हम पर महसूल ज्यादा है, हमारी जमीनें खुश्क हैं। अजलान ने उनकी बात गौर से सुनी, फिर बोला, अगर जमीन खुश्क है तो महसूल आधा कर दिया जाए और बादशाह के खजाने से कुआं खोदा जाए ताकि जमीनें फिर से जरखेज हों। रियाया खुश हो गई। एक औरत ने रोते हुए कहा, मेरे शौहर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैद किया गया है। अजलान ने तहकीक करवाई और मालूम हुआ कि वाकई ये झूठा इल्जाम था। उसने फौरन कैदी को आजाद कराया और जालिम सिपाही को सजा दी। रियाया ने खुश होकर कहा, यही तो हकीकी वारिस है, जो रियाया के दुख दर्द को अपना समझता है। तीसरा मरहला, वफादारी की आजमाइश। अब आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी था। बादशाह ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। एक रात अजलान को दरबार में बुलाया गया। एक वजीर ने उसके कान में सरगोशी की, अगर तुम चाहो तो अभी बादशाह बन सकते हो। खजाने के दरवाजे खोल दो, कुछ सिपाही तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सुल्तान फखरुद्दीन को कैद कर दो। ये वो लम्हा था जब अजलान की असल हकीकत सामने आ सकती थी। अजलान के चेहरे पर हैरत और गुस्से के आसार थे। वो बोला, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर रियाया की हिफाजत की है। क्या तुम समझते हो कि मैं अपने मोहसिन बादशाह के खिलाफ बगावत कर दूंगा? ऐसा सोचने वाला गद्दार है, शहजादा नहीं। ये कहकर अजलान ने उस वजीर को सबके सामने गिरफ्तार करवा दिया और कहा, मेरी वफादारी ताज या खजाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और हक के लिए है। अगर ये सल्तनत मेरा घर है तो इसका सुतून मेरा बाप बादशाह है। इसे नुकसान पहुंचाना मेरे वजूद को मिटाने के बराबर होगा। राज का खुल जाना ये सब देखकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने तख्त से उठा, अजलान को गले लगाया और बुलंद आवाज में कहा, यही मेरा बेटा है, मेरा खोया हुआ शहजादा। आज उसने अपनी बहादुरी, अक्ल, वफादारी से साबित कर दिया कि इसके रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। मलका दौड़ती हुई आई और अजलान को सीने से लगा लिया। पूरे दरबार में खुशी की सदाएं बुलंद हुईं। सिपाहियों ने नारे लगाए, जिंदाबाद, वलीए अहद अजलान जिंदाबाद। लेकिन खुशी के साथ साथ एक और हकीकत भी सामने आई। वो वजीर जिसने बगावत का जाल बिछाया था, एतराफ करने लगा। ये सब दुश्मन जुमर्रद खान के कहने पर किया। उसने कहा था कि अगर तुमने शहजादे को बदनाम कर दिया तो वो हमें सोना देगा। बादशाह ने गद्दार को कैद करवा दिया और हुक्म दिया कि सल्तनत के दुश्मनों के खिलाफ कड़ा पहरा लगाया जाए। जश्न ऐलान चंद दिन बाद शमसाबाद के सबसे बड़े मैदान में जश्न मनाया गया। हर तरफ रोशनियों की बहार थी। अवाम ने अपने घरों पर चराग जलाए। मैदान में हजारों लोग जमा थे।
بادشاہ فخر الدین تخت پر بیٹھے اور بلند آواز میں اعلان کیا، اے رعایا، آج برسوں کی دعا قبول ہوئی۔ میرا بیٹا، تمہارا شہزادہ اذلان واپس آ گیا ہے۔ آج سے یہ میرا جانشین اور ولی عہد ہے۔ شہزادہ اذلان نے بھی رعایا سے خطاب کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے یتیم اور اجنبی ہو کر لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ دیا، اسی طرح شہزادے کی حیثیت سے بھی عوام کی خدمت کروں گا۔ یہ سلطنت میرا گھر ہے اور تم سب میرا خاندان ہو۔